never slow up. No, I don't take shit. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जॉर्ज आर मार्टिन की महान सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का दूसरा हिस्सा अ क्लैश ऑफ किंग्स हमें और गहराई तक खींच ले जाता है। पिछले चैप्टर 2 में हम पहुंचे थे राजधानी किंग्स लैंडिंग, जहां सत्ता की बिसात बिछ चुकी है और हर खिलाड़ी अपने अपने मोहरे चला रहा है। हमने देखा सांसा स्टार्क की बेबसी और उसका संघर्ष, एक ऐसी लड़की जो कभी रानी बनने के सपने देखती थी, मगर अब लोहे और खून की राजनीति में फंसी एक कैदी है। उसका हर लम्हा मौत और जिल्लत के साए में गुजर रहा है और हर मुस्कान उसके लिए एक नकाब बन चुकी है। लेकिन अब कहानी करवट लेती है। चैप्टर 3 हमें मिलवाता है टीरियन लैनिस्टर से, वो चालाक, मजाकिया और खतरनाक आदमी जिसे उसके पिता ने राजधानी भेजा है हैंड ऑफ द किंग बनने के लिए। वो जानता है कि राजधानी की असली ताकत तलवारों में नहीं, बल्कि दिमाग और साजिशों में छुपी है। यहां उसका हर कदम एक दाव है, और हर दाव जिंदगी और मौत के बीच फर्क तय कर सकता है। तो आइए डूबते हैं सत्ता, राजनीति और छल की इस गहरी दुनिया में। शुरू करते हैं अ क्लैश ऑफ किंग्स चैप्टर 3, टीरियन। सफेद बर्फीले वस्त्रों में लिपटा किंग्सगार्ड का योद्धा सर मैंडन मूर मानो किसी कफन में लिपटा शव प्रतीत हो रहा था। उसकी ठंडी, निश्चल आंखों में जान की कोई चमक नहीं थी। उसने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, महामहिम ने आदेश दिया है, परिषद की बैठक में कोई बाधा नहीं डालेगा। टीरियन ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, मैं तो बस एक छोटी सी बाधा हूं, सर। उसने अपने आस्तीन से मोमबत्ती की मुहर लगी हुई चिट्ठी निकाली। ये मेरे पिता लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर की ओर से है। उनके हस्ताक्षर और मुहर देख लो, वे स्वयं किंग के हाथ हैं। सर मैंडन ने बिना भाव बदले वही शब्द दोहराए, जैसे कि टीरियन की समझ पर उसे शक हो। महामहिम ने कहा है, उन्हें परेशान न किया जाए। टीरियन के कानों में उसके भाई जैमी की कही हुई बात गूंज उठी, मूर सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसके चेहरे से कभी पता नहीं चलता कि वह आगे क्या करेगा। टीरियन ने मन ही मन सोचा, काश मुझे कोई इशारा मिल पाता। ब्रॉन और टिमेट चाहे तो तलवार खींचकर इस सफेद वस्त्र वाले योद्धा को मार गिराए, लेकिन क्या राजा के रक्षक का खून बहाकर यहां से शुरुआत करना उचित होगा? नहीं। अगर अभी पीछे हट गया तो मेरी शक्ति और अधिकार का क्या होगा? उसने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। सर मैंडन, लगता है आपने मेरे साथियों से मुलाकात नहीं की है। यह है टिमेट, टिमेट का पुत्र, बर्नडमैन का लाल हाथ। और यह है ब्रॉन। शायद आपको याद हो, लॉर्ड आर्यन के घर की सेना के कप्तान सर वार्डिस एगन। सर मैंडन की बर्फ जैसी आंखें स्थिर रहीं। उसने बस इतना कहा, मैं उस आदमी को जानता था। ब्रॉन के होठों पर पतली सी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से सुधारा, जानता था। पर सर मैंडन ने उसकी बात को मानो सुना ही नहीं। टीरियन ने हल्की आवाज में कहा, जैसा भी हो, पर मुझे अपनी बहन से मिलना ही होगा और यह पत्र उन्हें सौंपना ही होगा। कृपया दरवाजा खोल दीजिए। कुछ पल के मौन के बाद अचानक सर मैंडन किनारे हट गया। तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हारे साथी नहीं। टीरियन ने मन ही मन मुस्कुराया। छोटी सी जीत है, पर मीठी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और भीतर प्रवेश किया,
खुद को अचानक कुछ लंबा सा महसूस करते हुए अंदर 5 लोग परिषद की मेज पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। उनकी बात अचानक थम गई। तुम? सर्सी की आवाज में अविश्वास और घृणा बराबर झलक रही थी। टीरियन ने दरवाजे पर खड़े होकर गहरी सांस ली और कमरे की शोभा निहारते हुए कहा, अब समझ आया कि जोफ्री ने अपने तौर तरीके कहां से सीखे। वह बेपरवाह सा दिखने की कोशिश कर रहा था। जानता था सर्सी को उसकी कमजोरी की गंध उतनी ही आसानी से आती है जितनी किसी शिकारी कुत्ते को डर की। सर्सी की हरी आंखें उसे घूर रही थीं। उनमें भाई के लिए तनिक भी अपनापन नहीं था। यहां क्या कर रहे हो तुम? उसने कठोर स्वर में पूछा। टीरियन धीमे कदमों से मेज की ओर बढ़ा। अपने पिता का पत्र लाया हूं। उसने नाटकीय अंदाज में पत्र मेज पर रख दिया। खोजी सी मुस्कान के साथ वेरिस ने वह पत्र उठा लिया। उसके कोमल पाउडर लगे हाथों में सुनहरी मुहर चमक रही थी। कितने दयालु हैं लॉर्ड टाइविन, और उनकी मुहर का सुनहरा रंग कितना मनोहर है। उसने ध्यान से मोहर को परखा। बिल्कुल असली लगती है। सर्सी ने झपट्टा मारकर वह पत्र उससे छीन लिया। यह असली ही है, उसने मोहर तोड़ते हुए कहा। टीरियन ने बहन को पढ़ते देखा। किंग की गद्दी पर खुद सर्सी बैठी थी। शायद जोफ्री भी परिषद में उतना ही कम आता था जितना रॉबर्ट आया करता था। टीरियन ने हल्की हंसी के साथ खुद को हैंड की कुर्सी पर बिठा दिया। उचित ही है, उसने सोचा। सर्सी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह बेतुका है। मेरे पिता ने इस परिषद में मेरी जगह मेरे भाई को भेजा है। यह पत्र कहता है कि अब टीरियन लैनिस्टर ही किंग का हाथ होंगे, जब तक कि पिता स्वयं यहां न आ जाए। ग्रैंड मास्टर पाइसेल ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहलाई और गंभीरता से सिर हिलाया। तो लगता है उनका स्वागत करना चाहिए। बगल में मोटे गालों वाला, गंजेपन की ओर बढ़ता जानो स्लिंट मेंढक जैसा दिख रहा था, एक घमंडी मेंढक। हमें वास्तव में आपकी आवश्यकता है मेरे स्वामी। हर ओर विद्रोह, आकाश में अशुभ धूमकेतु, सड़कों पर दंगे। सर्सी ने उसका वाक्य काट दिया। और उसका दोष किसका है लॉर्ड जानोस? तुम्हारे सुनहरे सैनिकों का काम है व्यवस्था बनाए रखना। और तुम टीरियन, हमें युद्ध भूमि में अधिक काम आओगे। टीरियन हंसा। नहीं, मैं युद्ध भूमि से ऊब चुका हूं। मुझे कुर्सी घोड़े से ज्यादा भाती है और प्याला कुल्हाड़ी से। वह सब जो लोग कहते हैं, ढोल की गड़गड़ाहट, कवच पर सूरज की चमक, शानदार घोड़े। सच कहूं, ढोल से सिर दुखता था, कवच में धूप मुझे भून देती थी और वे घोड़े हर जगह गंदगी करते थे। हां, पर शिकायत नहीं है। आर्यन की घाटी में जो अतिथि सत्कार मुझे मिला था, उसकी तुलना में ये सब तो मेरी पसंदीदा चीजें हैं। पीटर बेलिश हंस पड़ा। वाह लैनिस्टर, दिल से बिल्कुल मेरी तरह। टीरियन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। एक खास खंजर की बात तो करनी ही होगी पीटर। देखते हैं तब भी हंसी आती है या नहीं। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, कृपया मुझे जो भी छोटा मोटा काम हो सके सौंपिए। सर्सी ने पत्र फिर से पढ़ा। कितने सैनिक लाए हो अपने साथ? कुछ 100। मेरे अपने आदमी। पिता अपने सैनिकों को भेजने में संकोच कर रहे थे। आखिर वे युद्ध लड़ रहे हैं। सर्सी के होंठ सिकुड़े। तो तुम्हारे ये कुछ 100 आदमी किस काम के होंगे? अगर रेनली यहां चढ़ आया या स्टैनिस ड्रैगनस्टोन से जहाज लेकर उतरा? मैंने पिता से सेना मांगी थी और उन्होंने मुझे एक बौना भेज दिया। राजा हाथ नियुक्त करता है परिषद की सहमति से। जोफ्री ने हमारे पिता को नामित किया था। टीरियन ने सीधा जवाब दिया। और हमारे पिता ने मुझे नामित किया। सर्सी की आंखों में आग थी। वह ऐसा नहीं कर सकते। जोफ्री की अनुमति के बिना नहीं।
टीरियन अपनी बहन के चेहरे को ऐसे पढ़ रहा था जैसे कोई अपनी पसंदीदा किताब पढ़ता है। सरसी खुद को भले ही बहुत चतुर समझती हो, लेकिन टीरियन उसके साथ ही बड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर अब जो लिखा था वह साफ दिख रहा था, गुस्सा, डर और निराशा। जैमी, सरसी ने कहना शुरू किया, मेरा भाई भी उतना ही है जितना तुम्हारा। टीरियन ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे अपना समर्थन दो, मैं वादा करता हूं कि हम जैमी को आजाद करवा लेंगे और सुरक्षित वापस ले आएंगे। कैसे? सरसी की आवाज में हताशा थी। स्टार्क लड़का और उसकी मां, क्या वे यह भूल जाएंगे कि हमने लॉर्ड एडवर्ड का सिर कलम किया था? सच है, टीरियन ने हामी भरी, पर तुम्हारे पास अब भी उनकी बेटियां हैं। मैंने खुद बड़ी लड़की को आंगन में जोफ्री के साथ देखा था। सांसा, सरसी ने कहा, मैंने यह भी फैला दिया है कि छोटी लड़की भी मेरे पास है, लेकिन यह झूठ है। रॉबर्ट की मौत के बाद मैंने मेरिन ट्रेंट को उसे पकड़ने भेजा था, मगर उसका वह निकृष्ट नृत्य गुरु बीच में आ गया और वह भाग निकली। किसी ने उसे फिर नहीं देखा। शायद मर चुकी होगी। उस दिन बहुत लोग मरे थे। टीरियन दोनों लड़कियों की उम्मीद कर रहा था, मगर एक ही सही। उसने विषय बदला। तो जरा मुझे परिषद में बैठे हमारे मित्रों के बारे में बताओ। सरसी ने दरवाजे की ओर देखा। उनके बारे में क्या? पिता उन्हें पसंद नहीं करते। जब मैं उनसे निकला, वे सोच रहे थे कि अगर उन सबके सिर लॉर्ड स्टार्क के सिर के बगल में दीवार पर टंगे हों तो कैसे लगेंगे। टीरियन ने आगे झुककर पूछा, क्या तुम उनके प्रति पूरी तरह निश्चिंत हो? क्या उन पर भरोसा करती हो? मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, सरसी ने झुंझलाकर कहा, मगर मुझे उनकी जरूरत है। क्या पिता को लगता है कि वे हमारे खिलाफ हैं? संशय है उन्हें। क्यों? उन्हें क्या पता चला है? टीरियन ने कंधे उचकाए। उन्हें पता है कि तुम्हारे बेटे का छोटा सा शासन मूर्खताओं और आपदाओं से भरा हुआ रहा है। यह साफ दिखाता है कि कोई न कोई जोफ्री को बहुत बुरी सलाहें दे रहा है। सरसी ने तीखी नजर से उसे देखा। जोफ को अच्छी सलाह की कमी नहीं रही। वह हमेशा जिद्दी रहा है। अब जब वह राजा बन गया है तो मानता है कि उसे वही करना चाहिए जो उसका मन कहे, न कि जो उसे बताया जाए। ताज सिर के नीचे वाले को अजीब बना देता है, टीरियन ने सहमति जताई। यह जो एडवर्ड स्टार्क वाली घटना हुई, यह जोफ्री की ही करतूत थी। सरसी ने चेहरा बिचकाया। उसे आदेश दिया गया था कि स्टार्क को माफ करे और उसे नाइट्स वॉच में भेज दे। वह आदमी हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाता और हम उसके बेटे से शांति कर सकते थे। लेकिन जोफ ने खुद से निर्णय लिया कि जनता को एक अच्छा तमाशा दिखाया जाए। मैं कर ही क्या सकती थी? उसने आधे शहर के सामने एडवर्ड का सिर मांग लिया, और जानो स्लिंट और सर आइलन पेन ने बिना मुझसे पूछे बस उसका सिर उड़ा दिया। उसका हाथ गुस्से में मुट्ठी बन गया। हाई सेप्टन कहता है कि हमने बेलोर के सेप्ट को खून से अपवित्र किया, जबकि हमने उसे झूठ बोलकर भरोसा दिलाया था। सच तो वही कह रहा है, टीरियन ने शांत स्वर में कहा। तो यह लॉर्ड स्लिंट भी इसमें शामिल था? हाँ? बताओ, उसे हैरनहाल देने और परिषद में लाने का शानदार विचार किसका था? पीटर ने सब तय किया। हमें स्लिंट के सुनहरे सैनिकों की जरूरत थी। एडवर्ड स्टार्क रेनली से मिल रहा था और उसने लॉर्ड स्टैनिस को भी पत्र भेजा था, उसे ताज ऑफर करते हुए। हम सब कुछ हार सकते थे, वैसे भी मुश्किल से बच पाए। अगर सांसा मेरे पास आकर अपने पिता की सारी योजनाएं न बता देती। टीरियन हैरान हुआ। सचमुच? अपनी ही बेटी? उसे हमेशा लगता था कि सांसा तो मीठी, विनम्र बच्ची है। सरसी होंठ बिचकाते हुए बोली, एरी में बैठी वह विधवा सोचती है कि सब मैंने किया। उसे यह ख्याल कहां से आया होगा? हैरानी है। टीरियन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे क्या पता।
वह मूर्ख एडर्ड स्टार्क भी यही आरोप लगाता था। उसने इशारा किया कि लॉर्ड आर्यन को शक था या शायद विश्वास। सर्सी ने उसकी आंखों में झांका कि मैं और जैमी। उसका वाक्य पूरा करते हुए टीरियन बोला कि तुम हमारे प्यारे जैमी के साथ सो रही थी। सर्सी का हाथ झटके से उठा और उसने टीरियन को जोर से थप्पड़ मारा। टीरियन ने गाल मलते हुए कहा, क्या तुम सोचती हो मैं भी पिता जितना अंधा हूं? किसके साथ सोना है यह तुम्हारा मामला है। बस इतना तो कहूंगा कि न्याय संगत नहीं लगता कि तुम एक भाई के लिए पैर खोलो और दूसरे के लिए नहीं। सर्सी ने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। टीरियन ने हंसते हुए कहा, धीरे बहन, मैं तो मजाक कर रहा हूं। सच बताऊं तो मुझे तो एक अच्छी वेश्या ही भाती है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि जैमी को तुम में क्या दिखता है, अपने ही प्रतिबिंब के अलावा। सर्सी का तीसरा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। टीरियन का चेहरा अब लाल था, जल रहा था, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान बनी रही। अगर यूं ही करती रही तो मैं नाराज भी हो सकता हूं। यह सुनकर सर्सी का हाथ हवा में ही रुक गया। अगर नाराज हो भी गए तो मुझे क्या? टीरियन ने धीमी आवाज में कहा, मेरे नए मित्र हैं जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। बताओ, रॉबर्ट को कैसे मारा? सर्सी की हरी आंखों में शीतल चमक थी। उसने खुद ही किया। हमने बस मदद की। जब लैंसल ने देखा कि रॉबर्ट सुअर का शिकार करने जा रहा है तो उसने उसे मजबूत शराब दी। उसका पसंदीदा खट्टा लाल, लेकिन 3 गुना मजबूत। वह मूर्ख मोटा आदमी उसे गटागट पी गया। कभी भी रोक सकता था पर नहीं। उसने पूरा एक मशक खाली किया और दूसरी मांग ली। फिर जंगली सुअर ने बाकी का काम कर दिया। तुम उस दावत में होते तो देखते, टीरियन। ऐसा सुअर कभी नहीं खाया। मशरूम और सेब के साथ पकाया था। स्वाद था जीत का। टीरियन ने सिर हिलाया। सचमुच बहन, तुम तो जन्मी ही विधवा बनने के लिए थी। उसे रॉबर्ट बुरा नहीं लगता था, शोरगुल वाला, मद्य प्रिय, मगर कहीं ना कहीं मन भाया था, शायद इसलिए कि सर्सी उससे नफरत करती थी। उसने कुर्सी से उतरते हुए कहा, अगर अब तुम थप्पड़ मारना खत्म कर चुकी हो तो मैं चलता हूं। सर्सी ने माथे पर बल डालकर कहा, मैंने तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दी। मैं जानना चाहती हूं कि तुम जैमी को कैसे छुड़ाने वाले हो। टीरियन ने कंधे उचकाए। जब योजना तैयार होगी बता दूंगा। योजनाएं फलों जैसी होती हैं, पकने में समय लगता है। अभी मेरा मन है शहर की गलियों में निकलकर देखूं कि हालात कैसे हैं। उसने दरवाजे के पास रखी स्फिंक्स की मूर्ति के सिर पर हाथ रखा। बस एक आखिरी गुजारिश, सुनिश्चित करो कि सांसा स्टार्क को कोई नुकसान न पहुंचे। दोनों बेटियों को खोना हमारे लिए उचित नहीं होगा। परिषद से बाहर निकलकर टीरियन ने सर मैंडन को सिर हिलाकर अभिवादन किया और लंबी मेहराबदार गलियारे से होकर बढ़ चला। ब्रॉन उसके साथ हो लिया, लेकिन टिमेट कहीं दिखाई नहीं दिया। हमारा लाल हाथ कहाँ गया? टीरियन ने पूछा। ब्रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे घूमने की तलब लगी थी। ऐसे हॉल में बैठे रहना उसके बस का नहीं। उम्मीद है किसी महत्वपूर्ण को नहीं मारेगा, टीरियन ने सोचा। पहाड़ों से लाए उसके लोग निष्ठावान तो थे, पर अभिमानी और झगड़ालू भी। जरा सी बात पर तलवार निकाल लेते। उसे ढूंढो और बाकी सबका भी ध्यान रखो। मैं चाहता हूं कि सब टावर ऑफ द हैंड के नीचे बैरकों में ठहरे, लेकिन ध्यान रहे स्टोन क्रोज को मून ब्रदर्स के पास मत रखना और बर्न्ड मैन को उनका अलग हॉल दो। और तुम कहां रहोगे? मैं तो ब्रोकन एनविल जा रहा हूं। ब्रॉन ने शरारती मुस्कान दी। रक्षक चाहिए। कहते हैं गलियां खतरनाक है। मैं अपनी बहन की निजी सेना के कप्तान से कहूंगा कि याद दिला दूं, मैं भी उतना ही लैनिस्टर हूं जितनी वह। उसकी शपथ कास्टर्ली रॉक से है, न कि सर्सी या जोफ्री से।
1 घंटे बाद टीरियन रेड कीप से बाहर निकला। उसके साथ दर्जन भर लैनिस्टर गार्ड थे, लाल चोगों में शेर के प्रतीक वाले हेलमेट पहने। जैसे ही वे फाटक के नीचे से गुजरे, टीरियन ने दीवारों पर सड़ेगले सिर देखे, काले, गंधाते, पहचान से परे। कैप्टन विलार, उसने पुकारा, कल इन्हें उतार देना। साइलेंट सिस्टर्स को सौंप दो। विलार झिझका। महाराज का आदेश है कि ये गद्दारों के सिर यहीं रहेंगे जब तक कि आखिरी 3 खाली कीले भी भर न जाए। टीरियन ने तीखी मुस्कान दी। अनुमान लगाऊं? एक रॉब स्टार्क का होगा और बाकी 2 लॉर्ड स्टैनिस और रेनली के। हाँ, मेरे स्वामी। मेरा भतीजा आज 13 साल का हुआ है, विलार। यह मत भूलो। मैं चाहता हूं कि कल सुबह तक ये सिर यहां से उतर जाए, वरना उन खाली कीलों में से एक पर कोई और भी सज सकता है। मेरी बात समझी? विलार का चेहरा पीला पड़ गया। मैं खुद सुनिश्चित करूंगा, मेरे स्वामी। अच्छा, टीरियन ने घोड़े को एड़ी लगाई और आगे बढ़ गया। लाल चोगे वाले उसके पीछे पीछे रह गए। उसने सरसी से कहा था कि वह शहर की हालत देखना चाहता है, और यह पूरी तरह झूठ भी नहीं था। पर जो उसने देखा, उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ। किंग्स लैंडिंग की गलियां हमेशा से भीड़-भाड़ और शोर से भरी रहती थीं, लेकिन अब उनमें खतरे की बू आ रही थी। एक गली में उसने नंगा शव पड़ा देखा, जिस पर आवारा कुत्तों का झुंड टूट पड़ा था और कोई परवाह करने वाला नहीं था। सुनहरे चोगे पहने सिपाही जोड़ों में गलियों में घूम रहे थे, लोहे की गदाएं हाथों में कसकर थामे। बाजारों में गरीब लोग अपने घर के बर्तन बासन बेच रहे थे, मगर किसानों का अतापता नहीं था। खाने पीने का सामान गायब था। जो कुछ दिखा, उसकी कीमत पिछले साल से 3 गुना थी। एक फेरी वाला ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, ताजे चूहे, गर्मागर्म ताजे चूहे। सचमुच, वे भुने हुए चूहे बाजार के बाकी मांस से कहीं अधिक स्वादिष्ट लग रहे थे। आटे वाली गली में उसने देखा, हर दूसरे दुकान के दरवाजे पर सशस्त्र पहरेदार खड़े थे। जब पेट खाली होता है, तब रोटियां भी तलवारों से सुरक्षित रखनी पड़ती हैं, उसने सोचा। खाना शहर में आ ही नहीं रहा, है ना? उसने कैप्टन विलार से पूछा। बहुत कम, विलार ने स्वीकारा। रिवरलैंड्स में युद्ध और लॉर्ड रेनली के विद्रोह की वजह से दक्षिण और पश्चिम के रास्ते बंद हैं। और मेरी बहन ने इसके लिए क्या किया है? विलार ने उत्तर दिया, वह शांति बहाल करने के कदम उठा रही है। लॉर्ड स्लिंट ने सिटी वॉच की संख्या 3 गुना कर दी है, और रानी ने हजारों कारीगरों को किलेबंदी पर लगाया है। पत्थर तराश दीवारें मजबूत कर रहे हैं, बड़ी बिच्छू और कैटापल्ट बना रहे हैं, धनुर्धर तीर तैयार कर रहे हैं, लोहार तलवारें गढ़ रहे हैं, और अल्केमिस्ट गिल्ड ने 10,000 जार वाइल्ड फायर देने का वादा किया है। टीरियन घोड़े की काठी पर थोड़ा असहज होकर खिसका। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि सरसी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी, पर उसे ये भी मालूम था कि वाइल्ड फायर बहुत धोखेबाज चीज है। 10,000 जार तो पूरे किंग्स लैंडिंग को राख बना सकते थे। उसने धीमे स्वर में सोचा, कहां से ढूंढ लाई है मेरी प्यारी बहन इतना सोना सबके पैसे देने को? उसे भली भांति याद था कि रॉबर्ट ने ताज को कर्ज में डुबोकर छोड़ा था, और अल्केमिस्ट तो कभी दान करने वालों में नहीं गिने जाते। विलार ने तुरंत जवाब दिया, लॉर्ड पीटर हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, मेरे स्वामी। उन्होंने शहर में प्रवेश चाहने वालों पर टैक्स लगा दिया है। हाँ, ये काम करेगा, टीरियन बुदबुदाया। उसकी आंखों में चालाकी चमक उठी, चालाकी भरा और क्रूर भी। उसे याद आया, उसने किंग्स रोड पर कितने काफिले देखे थे, माए अपने बच्चों को लेकर, घबराए पिता अपने परिवारों के साथ, जो उसकी गाड़ियों और घोड़ों को लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। वे सब इस उम्मीद में भागे चले आ रहे थे कि किंग्स लैंडिंग की ऊंची, मजबूत दीवारें उन्हें युद्ध से बचा लेंगी।
और जब वो दीवारों तक पहुंचते तो उन पर टैक्स का बोझ डालकर निचोड़ लिया जाता। टीरियन ने मन ही मन सोचा, काश उन्हें मालूम होता कि इन दीवारों के भीतर 10,000 वाइल्डफायर छिपे पड़े हैं। शाम ढलने लगी थी जब वे गेट ऑफ द गॉड्स के पास उस सराय पर पहुंचे जिसके बाहर टूटी हुई निहाई का निशान लटका था। वही सराय जहां से वो सुबह निकला था। अंदर पहुंचते ही उसने विलार को कहा, अपने आदमियों को किले वापस ले जाओ, मैं आज रात यहीं रहूंगा। विलार ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या आप यहां सुरक्षित रहेंगे मेरे स्वामी? टीरियन मुस्कराया, आंखों में शरारत थी। सुरक्षा? जब मैंने इस सराय को सुबह छोड़ा था तो ये ब्लैक ईयर्स से भरी हुई थी, और जब चेला चेक की बेटी इधर हो तो कोई भी आदमी कभी सच में सुरक्षित नहीं रह सकता। विलार उसकी पहेली जैसे जवाब पर भौचक्का रह गया और टीरियन लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। अंदर घुसते ही ठहाकों और हंसी की गूंज ने उसका स्वागत किया। उसे तुरंत पहचान में आई चेला की भारी हंसी और एक और जानी पहचानी आवाज, शाय की खिलखिलाहट। आग के पास वाली गोल मेज पर शाय बैठी थी, हाथ में मदिरा का प्याला लिए। उसके साथ ब्लैक ईयर्स के 3 योद्धा और एक मोटा सा आदमी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। टीरियन ने सोचा, यकीनन सराय का मालिक होगा, लेकिन तभी शाय ने उसे देखते ही पुकारा, टीरियन! और उस आदमी ने धीरे से उठकर उसका स्वागत किया। चेहरे पर पाउडर, होठों पर चिकनी मुस्कान और आवाज में बनावटी मिठास। मेरे स्वामी, आपको देखकर कितनी प्रसन्नता हो रही है। टीरियन का दिल धक से रह गया। लॉर्ड वेरिस, वो लड़खड़ा गया। सातों नर्क ले जाएं इसे, ये हमें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ निकला? वेरिस ने शांति से कहा, मुझे क्षमा करें यदि मैंने बाधा डाली हो। अचानक ही आपकी उस युवा महिला से मिलने की इच्छा हुई। युवा महिला? शाय ने शब्दों को खींचकर दोहराया और आंखें चमकाईं। आधा सच कहा आपने, मीलॉर्ड। मैं युवा हूं। पर महिला? वो हंस पड़ी। टीरियन के मन में उबाल उठ रहा था। 18 साल की और वेश्या, पर मेरी है वो। चतुर, चुस्त, बड़ी आंखें, रेशमी बाल और वो भूखी सी प्यारी मुस्कान मेरी है। धिक्कार है तुझ पर, नपुंसक। लेकिन बाहर से उसने शिष्टाचार का नकाब पहना। नहीं, मेरे घुसपैठिए तो मैं ही हूं, लॉर्ड वेरिस। जब मैं भीतर आया तो आप लोग काफी आनंद ले रहे थे। शाय ने हंसते हुए समझाया। मीलॉर्ड वेरिस ने चेला की कानों की माला की तारीफ की और कहा कि इतने सुंदर हार का मतलब है कि उसने बहुतों को मारा होगा। फिर चेला ने जवाब दिया कि कायर ही अपने पराजित दुश्मनों को मारते हैं। चेला ने गंभीर स्वर में जोड़ा, असली साहस तो इसमें है कि आदमी को जिंदा छोड़ा जाए, ताकि वो अपना कान वापस जीतकर अपनी शर्म धो सके। तभी साबित होता है कि हम अपने दुश्मनों से नहीं डरते। शाय ठहाका मारकर बोली। और फिर मिलॉर्ड कहने लगे कि अगर वो ब्लैक ईयर होते तो कभी सो नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सपनों में हर वक्त एक कान वाले लोग सताते। टीरियन ने अपनी जानी पहचानी तीखी हंसी उड़ेल दी। ये समस्या मुझे नहीं होगी। मैं तो अपने दुश्मनों से डरता हूं और इसलिए उन्हें सबको मार डालता हूं। वेरिस खिलखिलाया और प्याले में मदिरा भरते हुए बोला, थोड़ी मदिरा लेंगे मीलॉर्ड? हाँ, क्यों नहीं? टीरियन शाय के पास बैठ गया। उसे मालूम था असल खेल क्या है। वेरिस कोई अचानक दौरे पर नहीं आया था। यह सीधा संदेश था, तुमने अपनी औरत को छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं वो कहाँ है, कौन है, और देखो मैं यहां हूं। किसने बताया होगा? सराय का मालिक? अस्तबल का लड़का? गेट पर कोई पहरेदार? या उसके अपने ही लोग? वेरिस अब शाय से कह रहा था, मुझे हमेशा गेट ऑफ द गॉड्स से शहर में लौटना पसंद है।
उसके नक्काशे इतने सुंदर हैं कि हर बार देखकर आंसू निकल आते हैं। आंखें कितनी जीवंत, मानो तुम्हें जाते वक्त देख रही हों। मैंने कभी गौर नहीं किया, मीलॉर्ड, शाय मुस्कुराकर बोली। कल देखूंगी, अगर आपको प्रसन्नता हो। टीरियन ने मन ही मन कहा, नहीं देखना, प्यारी। वो आंखें नहीं, वेरिस की निगाहें थी। वो कह रहा है कि मैं देख रहा हूं, तुम्हें देखते ही जान गया कि तुम यहां आई हो। वेरिस ने चिंता भरे स्वर में जोड़ा। सावधान रहना, बच्ची। इन दिनों किंग्स लैंडिंग सुरक्षित नहीं है। मैं इन गलियों को अच्छे से जानता हूं, फिर भी आज अकेला और बिना हथियार के आने में डर लगा। हर जगह निर्दयी लोग हैं, हाथ में ठंडी तलवारें और दिल में उससे भी ठंडी नीयत। शाय खिलखिलाई। अगर किसी ने मुझे छेड़ने की कोशिश की तो चेला उसे एक कान छोटा करके भगा देगी। वेरिस हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कोई हंसी नहीं थी जब उसने नजरें टीरियन की ओर मोड़ी। आपकी ये युवती सचमुच मनमोहक है। अगर मैं आपकी जगह होता तो इसका बहुत ख्याल रखता। टीरियन ने शांति से कहा। मैं रखूंगा, और कोई भी जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। खैर, मैं ब्लैक ईयर नहीं हूं, न ही बहादुरी का दावा करता हूं। लेकिन सुन लो वेरिस, अगर इसे चोट पहुंचाई तो तुम्हारा सिर मेरे पास होगा। वेरिस ने उठते हुए कहा, अब मैं चलता हूं। जानता हूं आप थके हुए होंगे। बस स्वागत करने आया था और ये कहने की आपके आगमन से मैं कितना प्रसन्न हूं। हमें आपकी बहुत जरूरत है परिषद में। आपने उस धूमकेतु को देखा है? मैं ठिगना हूं, अंधा नहीं, टीरियन ने तीखेपन से जवाब दिया। उसे याद आया, किंग्स रोड पर वह लाल धूमकेतु आधी रात के आसमान को ढक रहा था, आधे चांद से भी ज्यादा चमकता हुआ। वेरिस बोला, शहर की गलियों में लोग इसे रेड मैसेंजर कहते हैं। कहते हैं ये किसी राजा के आने का दूत है, आग और खून का पैगाम लेकर। उसने हाथों को रगड़ा और फिर झुककर बोला, एक पहेली छोड़ूं आपके लिए, मिलॉर्ड। सुनिए, एक कक्ष में 3 महान पुरुष बैठे हैं। एक राजा, एक पुजारी और एक धनवान व्यापारी। उनके बीच खड़ा है एक भाड़े का सैनिक, साधारण जन्म का, मामूली दिमाग वाला। तीनों महान पुरुष उसे आदेश देते हैं कि बाकी 2 को मार डालो। करो, कहता है राजा, क्योंकि मैं तुम्हारा वैध शासक हूं। करो, कहता है पुजारी, देवताओं के नाम पर आदेश देता हूं। करो, कहता है अमीर आदमी, और ये सारा सोना तुम्हारा, तो बताइए कौन मरेगा और कौन बचेगा? बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वेरिस ने गहरी झुककर प्रणाम किया और अपने मुलायम चप्पलों की आहट छोड़ता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। चेला के जाने के बाद कमरे में हल्की खामोशी छा गई। चेला ने नाक से आवाज निकाली और शाय ने अपनी प्यारी सी नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे, मुझे तो लगता है कि अमीर आदमी ही जिंदा बचता है ना? टीरियन ने धीरे से अपनी वाइन का घूंट लिया, चेहरा सोच में डूबा हुआ। शायद और शायद नहीं। असल में ये सब उस भाड़े के तलवारबाज पर निर्भर करता है। उसने प्याला रख दिया और मुस्कुराकर कहा, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए शाय उसके आगे आगे थी। उसके पांव पतले और लचीले थे, जबकि टीरियन के छोटे और दर्द से भरे हुए। उसे ऊपर पहुंचने में देर लगी, मगर शाय उसके लिए इंतजार करती रही, होठों पर शरारती मुस्कान लिए। तुमने मुझे मिस किया? उसने छेड़ते हुए उसका हाथ थाम लिया। बेताबी से टीरियन ने मान लिया। शाय 5 फुट से थोड़ी सी ही ज्यादा थी, फिर भी उसे हमेशा ऊपर देखना पड़ता था। लेकिन उसके मामले में उसे यह अच्छा ही लगता था। जब तुम रेड कीप में रहोगे तो हर पल मुझे याद करोगे, शाय ने कहा, उसे कमरे की तरफ खींचते हुए। अपने ठंडे बिस्तर में एंड ऑफ द किंग के उस ठंडे टॉवर में अकेले पड़े पड़े। टीरियन ने गहरी सांस ली, सच कह रही हो।
वो चाहता तो था कि उसे अपने साथ रखे, लेकिन उसके पिता लॉर्ड टाइविन ने साफ मना कर दिया था, उस वेश्या को दरबार में मत ले जाना। उसे शहर तक लाना ही बगावत थी। वह जानता था कि उसकी ताकत सब उसी पिता से आती है। शाय को ये बात समझनी ही होगी। पर तुम दूर नहीं रहोगी, उसने वादा किया। तुम्हें एक घर मिलेगा अपने पहरेदारों और नौकरों के साथ, और मैं जितनी बार हो सके तुमसे मिलने आऊंगा। शाय ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। खिड़की की धुंधली कांच की पट्टियों से टीरियन को बाहर पहाड़ी पर खड़ा बेलोर का महान सेप्ट दिख रहा था, मगर उसका ध्यान अचानक किसी और तरफ चला गया। शाय ने बिना झिझक अपनी पोशाक का किनारा पकड़ा और सिर से ऊपर खींचकर फेंक दी। वह छोटे कपड़े पहनने की आदी ही नहीं थी। नग्न होकर उसके सामने खड़ी हुई, एक हाथ कमर पर टिकाए, गुलाबी चमड़ी पर चमक और आंखों में नटखटपन। तुम कभी चैन से सो ही नहीं पाओगे, उसने शरारत से कहा। हर रात जब बिस्तर पर जाओगे तो मुझे याद करोगे। फिर तुम्हें चाह होगी, मगर तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, और नींद कभी नहीं आएगी। या फिर वह हंसी, वह वही शरारती हंसी जो टीरियन को पागल कर देती थी। यही वजह है क्या कि उस जगह को टॉवर ऑफ द हैंड कहते हैं, मिलॉर्ड। चुप रहो और मुझे चूमो, टीरियन ने आदेश दिया। उसने उसके होंठों पर वाइन का स्वाद चखा, उसकी छाती पर दबे हुए छोटे मगर मजबूत स्तनों की गर्माहट महसूस की। उंगलियां उसके ब्रीचेस की गांठों को खोल रही थी। मेरा शेर, शाय ने फुसफुसाया, जब टीरियन ने चूमते चूमते सांस लेने को रुककर अपने कपड़े उतारे। मेरा मीठा लॉर्ड, मेरा लैनिस्टर का दानव। टीरियन ने उसे पलंग की ओर धकेला, और जब उसने उसे अपने भीतर लिया तो शाय की चीख इतनी ऊंची थी मानो बेलोर द ब्लेस्ड की समाधि को हिला दे। उसके नाखूनों ने टीरियन की पीठ में गहरे निशान छोड़ दिए। मगर ये दर्द उसे अच्छा लग रहा था, शायद जिंदगी का सबसे अच्छा। लेकिन बाद में, जब दोनों बिस्तर पर बिखरी चादरों और थकी सांसों के बीच लेटे हुए थे, टीरियन ने खुद को कोसा। मूर्ख, क्या कभी सीखोगे? वो एक वेश्या है, बौने। उसे तुम्हारे प्यार से नहीं, तुम्हारे सिक्कों से लगाव है। याद है टाइशा? लेकिन तभी उसकी उंगलियां हल्के से उसके सीने पर फिर गईं। उसका निप्पल सख्त हो गया, और वहां टीरियन ने साफ देखा वो निशान जो उसने जुनून में काटा था। शाय ने उसके कान में फुसफुसाया, तो अब तुम क्या करोगे, मिलॉर्ड? अब जब तुम हैंड ऑफ द किंग हो। टीरियन ने उसकी गर्दन पर होंठ टिकाए, धीमे से मुस्कुराया। कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद सरसी ने कभी नहीं की होगी। उसकी आवाज में ठंडी दृढ़ता थी। मैं करूंगा इंसाफ। क्या टीरियन वाकई दरबार में न्याय कर पाएगा, या राजनीति और साजिशें उसे भी निगल जाएंगी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार जरूर कमेंट में बताइए। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले भाग में और जानते हैं वेस्टरोस की इस अंधेरी मगर रोमांचक दुनिया के और राज।